हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले थायराइड ग्लैंड। इससे पहले हमने पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस देख ली है। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की आज थर्ड ग्लैंड है। ठीक है। अगर आपको पहले वाली वीडियो देखनी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी के बारे में। ठीक है। थायराइड ग्लैंड अपने गले में होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। ये बटरफ्लाई शेप की होती है और जो अपना साउंड बॉक्स है, लैरिंग्स है, वॉइस बॉक्स है, इसके नीचे की साइड स्थित होती है। इसकी दो लोब्स होती है, लेफ्ट एंड राइट लोब्स। और ये जो दोनों लोब हैं ये एक दूसरे से किससे कनेक्टेड होती है? इस्थमस से कनेक्टेड होती हैं। और ये इस्थमस जो है वो ट्रैकिया के आगे की साइड स्थित होता है। ठीक है। इसका नॉर्मल वेट 30 ग्राम है। ये नॉर्मल सा डायग्राम है थायराइड ग्लैंड का। देखिए, ट्रैकिया के दोनों साइड इसकी दोनों लोब हैं और कनेक्शन है वो इसको इस्थमस बोल रहे हैं। ठीक है, ये ट्रैकिया के आगे की साइड है। ठीक है। जो थायराइड ग्लैंड है वो थायराइड फॉलिकल से बनी होती है। ठीक है। और जो ये फॉलिकल है ये किससे बने होते हैं? ये फॉलिकुलर सेल से बने होते हैं। जब इन फॉलिकुलर सेल्स को थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आके अफेक्ट करता है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है TSH, तो ये थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस करने लग जाती हैं। ये कौन कौन से हार्मोन सिंथेसाइज करती हैं? T3 एंड T4। जो है T4 है टेट्रा आइडोथायरोनिन, जो कि थायरोक्सिन बोलते हैं हम इसको। और T3 है ट्राई आइडोथायरोनिन। इन दोनों हार्मोन को ही थायराइड हार्मोन बोला जाता है। जो ये फॉलिकुलर सेल है इसका एक छोटा सा डायग्राम है। ये जो फॉलिकल्स हैं, थायराइड ग्लैंड के फॉलिकल्स है, उसका डायग्राम है। इसके अराउंड फॉलिकुलर सेल्स हैं। ठीक है। और फॉलिकुलर सेल्स के बीच में और साइड्स में पैरा फॉलिकुलर सेल्स है। पैरा यानी बिसाइड, फॉलिकुलर सेल यानी फॉलिकुलर सेल्स के साइड में जो सेल्स हैं उनको पैरा फॉलिकुलर सेल बोल रहे हैं और इनको सी सेल्स भी बोला जाता है। ठीक है। ये कैल्सिटोनिन हार्मोन को रिलीज करती हैं और जो कि कैल्शियम के होमियोस्टेसिस को कंट्रोल करता है। ब्लड के अंदर कितना कैल्शियम रहना चाहिए इसको रेगुलेट करता है। इस तरह थायराइड हार्मोन थ्री हार्मोन्स को रिलीज करती है, T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। ठीक है। फॉर्मेशन, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन जो है ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। एक एक स्टेप हम डिस्कस करेंगे इसका। जो है थायराइड ग्लैंड एकमात्र ऐसी इंडोक्राइन ग्लैंड है जो अपने अंदर खूब सारा जो इसका प्रोडक्ट है, जो खूब सारा हार्मोन है, ये अपने अंदर स्टोर करके रखती है। लगभग 100 डेज सप्लाई हो सके इतना सारा हार्मोन ये अपने अंदर स्टोर करके रखती है। ठीक है। फॉर्मेशन प्रोसेस देख लेते हैं। फॉर्मेशन है पहले आयोडाइड ट्रैपिंग। आयोडाइड यानी आयोडीन का जो आयन है, I- है, उसकी ट्रैपिंग। वो जो है फॉलिकुलर सेल्स जो हमने डिस्कस किए थे, वो सेल्स क्या करती हैं? ब्लड के अंदर से आयोडाइड आयन अपने अंदर ले लेती हैं, खींच लेती हैं, क्योंकि इनको जो है थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस करनी होती है, तो ये I- को अपने अंदर खींच लेती हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत थायराइड ग्लैंड को होती है आयोडीन की। इसलिए कहते हैं आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, ताकि आयोडीन शरीर को मिल सके और थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस हो सके, क्योंकि थायराइड हार्मोन शरीर के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करता है। ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया, एक बड़ा सा डायग्राम था, उसमें सारे स्टेप्स दिखाए गए थे। सारा डायग्राम नहीं आ सकता था स्लाइड में, इसलिए एक एक स्टेप का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। पहले देखिए, ब्लड के अंदर से जो आयोडाइड आयन है, I- आयन है फर्स्ट स्टेप में, वो सेल फॉलिकुलर सेल अपने अंदर ले रही है। ठीक है। दूसरा स्टेप है सिंथेसिस ऑफ TGB, थायरोग्लोबुलिन, जो कि थायराइड हार्मोन का एक कंपोनेंट है, उसको अपने अंदर ले रही है। पहला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अंदर TGB का सिंथेसिस हो रहा है। फिर ये जा रहा है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास, जिसमें जो है थायराइड हार्मोन का जो है मॉडिफिकेशन हो रहा है, यानी कुछ भी सब्सट्रैक्ट करना है, कुछ भी वहाँ पर ऐड करना है, कोई भी ग्रुप, तो वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स सिक्रीटरी वेसिकल्स बना देते हैं, यानी इस TGB के अराउंड सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस कर देते हैं और सिक्रीटरी वेसिकल बना देते हैं। सिंथेसिस ऑफ थायरोग्लोबुलिन, जब फॉलिकुलर सेल्स अपने अंदर I- को ले रही होती हैं, इसी के साथ एक और प्रोसेस चल रही होती है, सिंथेसिस ऑफ थायरोग्लोबुलिन। ये क्या है? एक ग्लाइकोप्रोटीन है, यानी ग्लूकोज प्लस प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल है।
जो कि RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर सिंथेसाइज होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर मॉडिफाइड होता है और उसके बाद ये सिक्रीटरी वेसिकल्स के अंदर टैग कर दिया जाता है। जब ये सिक्रीटरी वेसिकल्स बन जाते हैं तो ये एक्सोसाइटोसिस यानी सेल के बाहर जाने के लिए रेडी हो जाता है। सेल के बाहर मेम्ब्रेन के बाहर ये जाएगा और ये फोलिकुलर सेल के ल्यूमन में चला जाएगा। ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड यानी I- का I2 में चेंज होने जाना। पहले इसकी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कर देगा, जिसके बाद ये इसकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी यानी I2 हो जाएगा। ठीक है। जो है एक टायरोसिन एक अमीनो एसिड है, हमें पता है। ये टायरोसिन क्या है, ये थायराइड हार्मोन का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। ये क्या करता है, ये I- के साथ रिएक्शन नहीं करता है या I- के साथ बाइंड नहीं करता है। तो ये क्या करता है, आयोडीन को अपने ऑक्सीडेशन करानी पड़ती है। ठीक है। फिर इसके बाद ये टायरोसिन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है। टायरोसिन के चेन के ऊपर आयोडीन एटम अटैच होते हैं आके। ठीक है। इसीलिए इसको ऑक्सीडेशन करना पड़ता है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड ये थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड, ये I2 बन के सेल से बाहर आ रहा है। फोर्थ स्टेप देखिए आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन। टायरोसिन ये चेन लाइक जो स्ट्रक्चर है, ये टायरोसिन अमीनो एसिड है और इस पे आके आयोडीन अटैच हो रहे हैं। ठीक है। ये फोर्थ स्टेप है। इसकी डिटेल देख लेते हैं आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन की। आयोडीन मोलिक्यूल रिएक्ट विद टायरोसिन दैट आर पार्ट ऑफ TGB। ठीक है। अब एक आयोडीन एटम जब इससे बाइंड करता है तो ये बना देता है मोनो आयोडो टायरोसिन। मोनो मतलब सिंगल आयोडीन एटम अटैच किया है तो ये बन गया T1। इसको हम T1 का नाम दे रहे हैं। सेकेंड आयोडीनेशन प्रोसेस, जब दूसरा आयोडीन का एटम अटैच होता है तो डाई आयोडो टायरोसिन बना देता है यानी T2, यानी 2 आयोडीन के एटम इससे अटैच हो गए। जो TGB है, थायरोग्लोबुलिन है, जब ये आयोडीन के साथ अटैच हो गया तो एक स्टिकी मटेरियल बन जाता है। ठीक है। और इस स्टिकी मटेरियल को हम कह रहे हैं कोलोइड, और ये जाके फोलिकल के ल्यूमन में आके अटैच हो जाता है। कपलिंग ऑफ T1 एंड T2। कपलिंग यानी जुड़ना। देखिए जब एक T1 और एक T2 जुड़ते हैं तो ये ट्राई आयोडोथायरोनिन बनाते हैं। जब 2 T2 जुड़ते हैं तो ये T4 बनाते हैं यानी टेट्राआयोडोथायरोनिन बनाते हैं। ठीक है। पिनोसाइटोसिस एंड डाइजेशन ऑफ कोलोइड। पिनोसाइटोसिस यानी सेल जब लिक्विड रूप में कुछ अपने अंदर इनगल्फ करती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। जब ये कोलोइड है, ये फोलिकुलर सेल के अंदर दोबारा से एंटर होते हैं, इस प्रोसेस को बोल रहे हैं पिनोसाइटोसिस। और ये लाइसोसोम के अंदर आके मर्ज हो जाते हैं। लाइसोसोम को हमें पता है इसके अंदर काफ़ी सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, तो ये TGB को डाइजेस्ट कर देता है और क्लीविंग ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ T3 एंड T4, और T3 और T4 मॉलिक्यूल को रिलीज़ कर देता है, इनको फ्री कर देता है। ठीक है। देखिए फिफ्थ स्टेप है, जो ये चेन लाइक स्ट्रक्चर है, ये पिनोसाइटोसिस हो रही है, कपलिंग। ठीक है। सेल के अंदर दोबारा जा रही है। ठीक है। ये सिक्स्थ प्रोसेस है। फिफ्थ में है T1 एंड T2 की कपलिंग हो रही थी, और सिक्स्थ में पिनोसाइटोसिस यानी ये सेल के अंदर चले गए। सेवन्थ है सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। इसमें क्या है, जो थायराइड हार्मोन है वो लिपिड सोल्यूबल हार्मोन है, यानी वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। एक कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पता है कि जो लिपिड सोल्यूबल हार्मोन है मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं, क्योंकि लाइक डिजोल्व्स लाइक, मेम्ब्रेन लिपिड से बनी होती है और लिपिड को ही अपने अंदर से क्रॉस करने देती है। इसी तरह से ये हार्मोन जो है मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड यानी सेल के अराउंड जो फ्लूइड है उसके अंदर चले जाते हैं, देन इनटू द ब्लड, और इसके बाद ये ब्लड में चले जाते हैं। ठीक है। इसी तरह जो हार्मोन है इसका ट्रांसपोर्ट होता है। T4 जो है ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ होता है एज कम्पेयर टू T3, लेकिन T3 इज़ मोर पोटेंट यानी मोर इफ़ेक्टिव है। इसीलिए जब T4 सेल के अंदर एंटर होता है तो यहाँ से एक आयोडीन एटम को रिमूव कर दिया जाता है और T3 में कन्वर्ट कर लिया जाता है, ताकि इसकी पोटेंसी को यानी इसकी इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाया जा सके। ट्रांसपोर्ट इनटू द ब्लड। More than 99% of both T3 and T4 combine with ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होते हैं, और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कौन सा है, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन यानी TBG, ये आपको याद रखना है। एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन के कौन कौन से फंक्शन हैं,
BMR को इंक्रीज़ करता है यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करता है। सोडियम पोटेशियम पंप को सिंथेसिस को बढ़ावा देता है। या Na+P+ लिखा हुआ, ये गलत है, Na+K+ आएगा, यहाँ जो गलती से टाइप हो गया था मुझसे, तो ये Na+K+ ATPase को सिंथेसिस को बढ़ाता है। ये बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोरीजेनिक इफेक्ट। प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। ये ग्लूकोज और फैटी एसिड का जो ब्रेकडाउन है, जो डाइजेशन है, उसको बढ़ाता है ताकि ATP का प्रोडक्शन किया जा सके। लिपोलाइसिस को स्टिमुलेट करता है, लिपोलाइसिस यानी लिपिड्स एंड फैट का डाइजेशन। कैटेकोलामाइन के इफेक्ट को इंक्रीज़ करता है। कैटेकोलामाइन यानी एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन जो फ्लाइट हार्मोन होते हैं, इमरजेंसी हार्मोन होते हैं, जिसमें हार्ट रेट बढ़ जाती है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है, ज़्यादा ATP का प्रोडक्शन होता है, तो ऐसे एक्शंस को ये बढ़ाता है। ग्रोथ ऑफ नर्वस टिश्यू एंड बोन्स को स्टिमुलेट करता है, ये थायराइड हार्मोन के काम हैं। ठीक है, अब एक कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन सिक्रीशन। जो हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड हैं वो थायराइड हार्मोन के क्या है कि रिलीज़ को स्टिमुलेट करते हैं। जो पहले है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होता है, ये जाके एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्शन करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज़ करती है। ठीक है, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड पे जाके जो है असर करता है, जिससे कि थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन एंड सिंथेसिस शुरू हो जाता है। अगर ब्लड में T3 एंड T4 कम है तो ये भी एक स्टिमुलस है कि थायराइड हार्मोन को बनाया जाए, क्योंकि ब्लड में इसकी मात्रा कम है। अगर ठंडा तापमान है किसी जगह का, वो भी एक स्टिमुलस है। हाइपोग्लाइसीमिया यानी कम शुगर है ब्लड में, तो भी ये थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है। किसी हाइट पे है या फिर प्रेगनेंसी के टाइम भी थायराइड हार्मोन का ज़्यादा सिक्रीशन होता है। एक और हार्मोन रिलीज़ कर रही थी जो है थायराइड ग्लैंड, वो था कैल्सीटोनिन। ये पैराफोलिकुलर सेल होती हैं जो थायराइड ग्लैंड की, उनसे रिलीज़ होता है और ब्लड में कैल्शियम की जो है रेगुलेट करता है, कैल्शियम के अमाउंट को। देखिए ये क्या करता है कि अगर ब्लड में ज़्यादा कैल्शियम हो गया है तो कैल्सीटोनिन हार्मोन का रिलीज़ होता है, ताकि जो कैल्शियम है ब्लड में उसको वहाँ से हटाया जाए और हड्डियों के पास पहुँचाया जाए। ठीक है, इसी तरह कैल्शियम को ये ब्लड में कम करता है। ठीक है, ये कैल्सीटोनिन हार्मोन का काम था। और इसके सिक्रीशन को नेगेटिव फीडबैक सिस्टम से कंट्रोल किया जाता है, यानी अगर ब्लड में काफ़ी मात्रा में कैल्सीटोनिन है तो यही कहेगा कि जाके थायराइड ग्लैंड के पास, पैराफोलिकुलर सेल्स के पास, कि बस अब कैल्सीटोनिन का सिंथेसिस एंड रिलीज़ बंद करो। इसी को बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बाकी वीडियोज़ के लिए आप चैनल पे जा सकते हैं। थैंक यू।